जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आपको पता है गोयला क्लासेस की तरफ से आपको जो फाउंडेशन कोर्स है आपके यूपीएससी के लिए वो दिया जा रहा है फॉर द सिविल सर्विसेज, और जिसमें हम एक आपको ऑप्शन दे रहे हैं उसी कोर्स में कि हम आपको जो एनसीईआरटी है उससे पढ़ा रहे हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं पॉलिटी की तो हम उसको क्लास 9th से आपको दे रहे हैं, तो वही श्रृंखला हम आगे रखते हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी लेक्चर्स इसके ले चुका हूं, तो आप उन लेक्चर्स को पहले गो थ्रू हो जाइए, राइट। और आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कैंपेन की, राइट। एक बार देखते हैं ये इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। लेट्स सी। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा कि ये क्लास 9th के लिए है, तो बहुत आसान है। कुछ इसमें लाइव एग्जाम्पल्स काफ़ी दिए रहते हैं, तो वो लाइव एग्जाम्पल से ही हमको अच्छी तरह बेहतर समझ में आता है हमारा जो फाउंडेशन है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए, लोकतंत्र में आपको पता है लोकतंत्र की काफ़ी विशेषताएं होती हैं। उसमें से एक विशेषता है अपनी चुनाव की। चुनाव के द्वारा क्या होता है कि लोगों को मौका मिलता है, वो स्वतंत्र है, अपना जो उनका प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन चुनने का वो लोगों को मौका मिलता है। और जो रिप्रेजेंटेटिव जो वो चुनते हैं, या तो वो किसी राजनीतिक दल का होता है या वो निर्दलीय होता है, राइट। तो चाहे वो निर्दलीय हो या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, और उस विचारधारा के आधार पे वो लोग नीतियां बनाते हैं, राइट। तो जब लोग उनको चुनते हैं, ठीक है, अपने प्रतिनिधित्व को, तो जो प्रतिनिधित्व ने जो वादा किया है उसको नीति के रूप में वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसको प्रेजेंट करता है या नहीं करता है, वो तो वक्त बताएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या बताया है कि पहले तो लोगों को ये पता चलता है कि उनको मौका मिलता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो चूज करेंगे, और जब वो चूज हो जाएगा तो एक सरकार बनेगी, और फिर कहीं ना कहीं सरकार क्या करती है, नीतियों द्वारा शासन करती है, राइट। आगे देखते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन में यही मुद्दा होता है। देखिए क्या है, इन अवर कंट्री सच कैंपेन टेक प्लेस ऑफ 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। देखिए ऐसा होता है कि जब चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए, वो आर्टिकल 324 324 में है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो ऐसा होता है कि जब चुनाव की तारीख घोषित कर दी जाती है औपचारिक रूप से, ऑफिशियली निर्वाचन आयोग द्वारा, और जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपनी सूची भी जारी कर देते हैं कि हमारे जो कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं उसमें कौन कौन उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ेगा। ये जब सूची, जो लिस्ट है, वो फाइनलाइज हो जाती है, तो यहां पर क्या है, एक तो फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो मैंने बताया, सूची जिसमें उम्मीदवार के नाम फाइनलाइज हो जाते हैं, और जब चुनाव होता है, डेट ऑफ पोलिंग मतलब होता है जब चुनाव होते हैं, ठीक है। तो जब चुनाव होने हैं वो तारीख, और उससे पहले की तारीख जब ये घोषित हो जाता है कि ये चुनाव में प्रतिनिधित्व करेंगे लोग, उसके बीच का समय जो होता है वो पूरा समय को हम कहते हैं, उस समय हमारा क्या चलता है, इलेक्शन कैंपेन चलता है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में लोग आते हैं, जो उम्मीदवार होता है वो हाथ जोड़कर आपके समक्ष खड़ा होता है और वोट की मांग करता है, राइट। उसी को हम कहते हैं इलेक्शन कैंपेन। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स, यानी कि इसी दौरान मैंने जैसे कि बताया था आपको, जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के सभी जो वोटर्स हैं उनके समक्ष प्रस्तुत होता है और वोट देने की अपील करता है, राइट। तो यही है आपका जो प्रत्यक्ष रूप से आमना सामना होता है, किसका, जो खड़ा है प्रतिनिधित्व और जो वोटर्स हैं, राइट। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो बात है, यहाँ पर 2 हफ्ते का समय बताया गया है। ये जो 2 हफ्ते का समय बताया गया है, पोलिंग जब चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, और जो फाइनल लिस्ट जारी होती है, ये 2 हफ्ते का जो समय है ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते है तो ये 2 हफ्ते ही रहेगा, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। हमें बस ये समझना है कि जो इलेक्शन कैंपेन होता है वो इसके मध्य होता है। किसके मध्य? जब चुनाव के लोग घोषित हो गए, ये चुनाव लड़ने वाले हैं, और जब चुनाव होना है उसके मध्य जो समय है उस समय इलेक्शन कैंपेन चलता है, राइट।
आगे देखते हैं, बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 वीक्स ओनली। देखिए इसमें लिखा है इन 2 हफ्तों में ही, अगर समय काल 2 हफ्ते का है तो इन 2 हफ्तों के बीच ही ये इलेक्शन कैंपेन नहीं चलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। यानी कि हमें क्या दिखता है, देखिए अब समाज में देखिए क्या दिखता है कि जैसे कि ये 2023 चल रहा है, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो अभी से आपको दिख रहा है कि कुछ नीतियां बनाई जा रही हैं, ज्यादातर नौकरियां लाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे बीजेपी के विरुद्ध जितने भी राजनीतिक दल हैं वो एक हो रहे हैं। तो ये भी आप कह सकते हो ये एक तरह का इलेक्शन कैंपेन है, राइट। In election campaign, political parties try to focus public attention in some big issues. They want to attract the people to take issues. देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब भी जो इलेक्शन कैंपेन होता है वहाँ पर ज़्यादातर जो भी राजनीतिक दल होते हैं वो वाले मुद्दे उठाते हैं जो उस समय जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा है उस समय जो समाज में सबसे गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो देश की तरक्की ना होने की बात हो, चाहे वो किसी सेक्टर का ना होना हो। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एन एग्जांपल कि भारत में जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, या चाहे प्राइमरी सेक्टर है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जैसे कि प्राइमरी सेक्टर है उसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो इन मुद्दों को उठाया जाता है, राइट। तो वही मुद्दे ज़्यादा उठाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं उस समय समाज में कुछ गंभीरता लाते हैं, राइट। तो ज्यादातर कैंपेन में वही मुद्दे उठाए जाते हैं, यहाँ पर इसमें बताया गया, राइट। आगे देखते हैं, लेट अस टुक एंड सम ऑफ द सक्सेसफुल स्लोगन गिवन बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन वेरियस इलेक्शन। अब एक कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं जो स्लोगन के रूप में इस्तेमाल किए गए थे उस समय की जो समाज में समस्या थी उसको दूर करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन स्लोगन का इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि द कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। ये 5वीं लोकसभा थी 1971 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन मुद्दा था वो गरीबी थी। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी की सरकार थी उसने जब ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा था उस समय जो नारा दिया वो था गरीबी हटाओ, यानी कि अहम मुद्दा क्या था, गरीबी थी। तो उस गरीबी को हटाया जाएगा सरकार द्वारा, ये कहा गया। और इसी के बल पर हमने देखा कि जो 5वीं लोकसभा गठित होती है वो भी हमारी कांग्रेस की ही होती है, यानी कि लेट श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, राइट। वैसे ही जो हमारी 6वीं लोकसभा है, सेव डेमोक्रेसी का स्लोगन दिया गया, किसके द्वारा, जनता पार्टी के द्वारा। सेफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बचाओ, ठीक है। क्योंकि मैं इसको बताता हूं ऐसा क्यों, क्योंकि एक 42वां संशोधन हुआ था और एक आपातकाल भी घोषित कर दिया गया था 1975 से 77 तक। याद रखिएगा 1975 से लेके 1977 तक लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल घोषित कर दिया था भारत में, जिसकी कहते हैं कि जरूरत नहीं थी। और आपातकाल क्या होता है, वो लोकतंत्र की वो मौत करता है, डेथ। लोकतंत्र को क्या करता है, किल करता है, ठीक है। तो इसीलिए उस समय जो विपक्ष में बैठे हैं बहुत सारी जो पार्टीज थी, राजनीतिक दल थे, वो एक हो गए और जनता पार्टी करके वो सामने आए और उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया था कि लोकतंत्र को बचाया जाए। इसीलिए हमें दिखता है जो 6वीं लोकसभा है उसमें जो कांग्रेस है, जो पिछले 5 लोकसभा से चुनाव जीतती हुई आ रही थी, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमारा संविधान लागू हो जाता है, जब हमारे चुनाव होते हैं, तब से 5वीं लोकसभा तक कांग्रेस का ही वर्चस्व था। परंतु इस मुद्दे से कि लोकतंत्र को बचाओ के मुद्दे से जो केंद्र में जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी फिर वो दोबारा नहीं बनती है। जो 6वीं लोकसभा में जो सरकार बनती है वो बनती है जनता पार्टी की, राइट, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मोरारजी देसाई। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे इस तरह से ये जो स्लोगन दिए जाते हैं, जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं उस समय की समस्या से। और इस स्लोगन की वजह से जो हमारे राजनीतिक दल हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सरकार बनाने में सक्षम होती है, राइट। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग इमरजेंसी रिस्टोर सिविल लिबर्ट। ये मैंने बता दिया है इमरजेंसी वाली बात। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वाज द स्लोगन यूज्ड बाय एनटी रामाराव, द लीडर ऑफ तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन। यानी कि अभी तक मैं लोकसभा की बात कर रहा था,
अब जो इलेक्शन कैंपेन है वो लोकसभा के चुनाव के लिए नहीं होते हैं, राज्यों में जो हमारी विधानसभा या राज्यों की जो विधानसभाएं होती है उसके लिए भी कैंपेन का होता है प्रावधान, सेम वही है, ठीक है, कि प्रत्याशितों का जो नाम है वो घोषित हो गया है और चुनाव की जो तारीख है, जब चुनाव होंगे उसके बीच का जो समय है उसी का हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं। तो ये राज्यों के लिए भी लागू होता है। और राज्य का एक उदाहरण हमें मिलता है, वो मिलता है कि जो आंध्र प्रदेश की जो एक पार्टी है जो है आपकी तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, उसके जो लीडर है एनटी रामाराव, वो एक स्लोगन देते हैं, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस, ठीक है। तो तेलुगु के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं क्या है, हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये एक स्लोगन उठाया गया जिसके बाद हमें दिखता है कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा में ये पार्टी बन जाती है। कौन सी? ये बन जाती है देशम पार्टी, ठीक है, 1983 की बात, राइट। आगे देखते हैं। In a democracy, it is best to leave political parties and candidates free to conduct their election campaign the way they want। यानी कि इसमें कहा जा रहा है लोकतंत्र में ये एक विशेषता होती है, जो ये इलेक्शन कैंपेन है ये करता कौन है? ये करते हैं राजनीतिक दल या ऐसा निर्दलीय व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा है, क्योंकि वो तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो भी क्या कर सकता है, इलेक्शन कैंपेन में अपना प्रचार कर सकता है। उसके लिए वो स्वतंत्र होने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल है या कोई स्वतंत्र प्रत्याशी है, राइट। बट इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट द कैंपेन। परंतु कभी कभी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन वाली बात है इनको थोड़ा सा विनियमित यानी कि इनको रेगुलेट करना जरूरी है, राइट। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अब जैसे मैंने एक उदाहरण आपको देता हूं तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा 5वीं लोकसभा में एक जब चुनाव हो रहे थे, एक स्लोगन दिया गया, गरीबी हटाओ। तो उस समय जो चौथी लोकसभा की सरकार थी वो भी इंदिरा गांधी जी की थी, यानी कि कांग्रेस की थी। तो ये देखा गया था कि 5वीं लोकसभा के लिए जो प्रचार किया जा रहा है वो सरकारी पैसे से, सरकारी संपत्ति यानी कि सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल हो रहा, इस तरह से इस्तेमाल हो रहा था। तो देखिए लोकतंत्र की विशेषताओं में एक ये भी विशेषता है कि चुनाव जो होने चाहिए बिल्कुल फ्री एंड फेयर होने चाहिए, फ्री एंड फेयर होने चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो हमें ये दिख रहा था कि कहीं ना कहीं सरकारी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था इस इलेक्शन कैंपेन में, राइट। तो इसीलिए इसको विनियमित यानी कि इसको रेगुलेट करने की बात उठी, राइट। आगे देखते हैं क्या बात उठी, कहते हैं। अब जैसे क्या दिख रहा था, जैसे कुछ समस्याएं देख लेते हैं। जैसे रिश्वत दी जा रही थी, थ्रेटन किया जा रहा था वोटर्स को, ठीक है। अब एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे कि आज भी हमें दिखता है कि आप वोट दीजिए हमारी पार्टी को, हम आपको कुछ पैसे देंगे। तो आज भी ये दिखता है, थ्रेटन किया जा रहा है वोटर्स। अब देखिए वोटर्स क्या होते हैं, जैसे कोई सरकार है उसके कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी से ये कहा जाता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपका ट्रांसफर कहीं गलत जगह कर देंगे, बहुत दूर कर देंगे, दूरस्थ जो क्षेत्र है वहां कर देंगे। तो इस तरह से डराया गया था। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, यानी कि जाति और धर्म के नाम पे भी वोट मांगा जाता था, ठीक है। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारी जाति के हैं, जो दूसरी जाति है वो तुम्हें दबा रही है, इस तरह से मांग उठाई जाती थी इलेक्शन कैंपेन में। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ये मैंने बता दिया था कि सरकारी जो स्रोत हैं जैसे कि सरकारी पैसा है, सरकारी संपत्ति जैसे कि गाड़ी है, बिल्डिंग है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन द कंस्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा एंड 10 लाख इन द कंस्टिट्यूएंसी इन दिस स्टेट असेंबली। मतलब क्या है, देखिए ऐसा होता है कि जो चुनाव आयोग है, ठीक है, जैसे चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं वो होते हैं लोकसभा के, अगर मैं केंद्र स्तर की बात करूं, और राज्य स्तर की बात करूं तो राज्य की जो विधानसभा है उसके होते हैं। तो देखिए उसमें जो पैसा लगाया जाता है, जैसे बूथ होते हैं, इस तरह से जो होता है ना, वो पैसे का जो दायरा दिया गया है, एक इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करोगे, जो कि है लोकसभा के लिए 25 लाख और जो विधानसभाएं हैं राज्य की उनके लिए 10 लाख। परंतु देखा क्या जा रहा है, इससे ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी उल्लंघन हो रहा है इस तरह से। तो आगे देखेंगे, if they do so, their election can be rejected by the court even after they had been declared elected. In addition to the loss of the principal model code of conduct, the election campaign according to this no party candidate can। अब देखिए इसमें यह है कि जैसे कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई ऐसा पाया गया, ऐसा मतलब जो मैंने ऊपर आपको बताया, घूस देते हुए या जाति के नाम पे अपील करते हुए
मतलब इस तरह का प्रचार कर रहा है कोई व्यक्ति जो अनैतिक विचार है, और ये व्यक्ति को क्या है फिर सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे उसका नाम जो अंतिम सूची होती है, जो फाइनल लिस्ट होती है, उसमें भी आ जाएगा, राइट। और यहां पर आप देखेंगे एक और इसमें नियम दिए गए हैं, जो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको हम एक आमतौर पर इसे हम आचार संहिता कहते हैं, आचार संहिता आपने सुना होगा, और इसको टेक्निकली हम कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे जब घोषणा हो जाती है चुनाव की, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक आचार संहिता लागू हो जाती है। अब ये आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहां पर आप देखोगे कि यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, ये सब जो है, जैसे अभी मैंने बताया था कि सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल किया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, तो यहां पर आप देखोगे ना ही सरकार की संपत्ति, ठीक है, ना ही सरकारी धन, किसी भी तरह का इस्तेमाल ये जो इलेक्शन कैंपेन होते हैं उसमें किया जाएगा, राइट। ये बात आपने ध्यान देनी है। यहां पर भी है यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर द इलेक्शन प्रोपेगेंडा, यानी कि जो हमारी प्लेस ऑफ वर्शिप होती है, जैसे कि अगर मैं मुस्लिम धर्म की बात करूं तो मस्जिद होती है, हिंदू धर्म की बात करूं तो मंदिर होता है, ईसाई धर्म की बात करूं तो चर्च होता है। तो इस तरह से जो ये हमारे जो धार्मिक स्थल होते हैं, इसको किसी भी तरह का चुनाव प्रचार यानी कि इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये बात यहां पर बताई गई है। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन और प्रोजेक्ट टेक एनी बिग पॉलिसीज एंड मेक प्रोमिसेस, यानी कि जब ये चुनाव घोषित हो जाते हैं निर्वाचन आयोग द्वारा कि भैया इस तारीख को चुनाव होंगे, तो जिस तारीख से ये घोषणा कर दी जाती है तब से जो हमारी सरकार है, जो सरकार के मंत्री हैं, वो कोई भी नया शिलान्यास यानी कि कोई भी नई प्रोजेक्ट लागू नहीं करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का नई जो नीतियां हैं उसको नहीं लाएंगे, किसी भी तरह का कोई वादा नहीं करेंगे समाज से। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्शन कैंपेन यानी कि जब आचार संहिता लग जाती है तो जो देश का विकास का कार्य होता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि सरकार किसी भी तरह का नया वादा नहीं कर सकती। जो पुराने वादे हैं उनका निर्वाह कर सकती है, परंतु कुछ नई चीजें नहीं कर सकती उस दौरान जब आचार संहिता लगी है। और आचार संहिता और इलेक्शन कैंपेन का समय बिल्कुल एक सा है, मतलब चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा और तब तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब देखते हैं ये क्या होता है। तो देखिए, द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट्स, यानी कि चुनाव का जो अंतिम चरण होता है वो क्या होता है, वो वाला दिन होता है जिस दिन जो वोटर्स होते हैं वो पोलिंग बूथ पे जाते हैं और अपना वोट करते हैं। पोलिंग बूथ अर्थात जहां पर वोटिंग होती है, पोल मतलब वोट्स होते हैं, ठीक है। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे, यानी कि वो कौन सा दिन होता है जिसे हम चुनाव माफ कीजिएगा उसे हम इलेक्शन डे कहते हैं, ठीक है, इलेक्शन डे, ठीक है। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू नियर बाय पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ मैंने बता दिया, वहां पर पोलिंग मतलब आपके वोट, और बूथ मतलब जहां पर आप इसका बूथ मतलब जहां पर आपको मतलब अपना वोट डालना है जहां पर, ठीक है, जो व्यवस्था कर रखी है सरकार ने। ज्यादातर ये पोलिंग बूथ आपके सरकारी विद्यालय होते हैं, या ज्यादातर ये आपके जो सरकारी कार्यालय होते हैं, पंचायती हाउस होते हैं, वो होते हैं, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजुअली लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस, ये मैंने बता दिया है, लोकल स्कूल में होते हैं ये पोलिंग बूथ या आपके गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। आगे देखते हैं, वंस द वोटर गोस इनसाइड द बूथ, एक बार जो वोटर है वो पोलिंग बूथ के अंदर चला गया, ठीक है, वहां पर जो इलेक्शन ऑफिशियल होते हैं, जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, वो एक वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और जब वेरिफिकेशन हो जाता है भैया हाँ भाई जो वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम है, बिल्कुल है, उसको जो आईडी उसने जो मांगी गई है वो दी गई है, हाँ भाई दी गई, उसके बाद एक उसकी उंगली में, जो वोटर होता है उसकी उंगली में एक स्याही यानी कि इंक लगा दी जाती है, ठीक है, जिससे कि दोबारा वोट ना दे पाए। तो ये प्रक्रिया की जाती है और उसके पश्चात हमें दिखता है जो वोटर है वो वोट डाल देता है, राइट। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। अब इसमें एक चीज और है, जो पोलिंग बूथ होते हैं जहां पर मतदान होता है वहां पर जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका एक प्रत्याशी यानी कि उनका एक व्यक्ति क्या है वो उस पोलिंग बूथ में बैठ सकता है। क्यों? जिससे कि वो चेक कर सके कि कोई चुनाव में धांधली नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए एक सुपरविजन के लिए बैठाया जाता है, राइट। आगे हम देखेंगे, अर्लियर द वोटर यूज्ड टू इंडिकेट
हु दे वांटेड टू वोट फॉर द बैलेट पेपर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बैलेट पेपर होता था इस तरह के, इसमें पार्टी का नाम होता था और सामने चिन्ह होता था, राइट। और ये आपने क्या करना होता है, ऐसे मोहर लगानी होती थी, ठीक है, एक ठप्पा लगाना होता था, मोहर, ठीक है, जो भी जिस प्रत्याशी को आप चाहते हैं वो जीते, ठीक है। तो इसको हम कहते थे बैलेट पेपर। पर ये अर्लियर पहले का था, अब ये ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब है आपका मशीन, जिसे हम कहते हैं ईवीएम मशीन, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आपने क्या करना होता है, सिर्फ एक बटन प्रेस करना होता है, जिसे भी आप चाहते हैं, राइट, वो जीत जाता है। और इसमें एक नया भी हमें विकल्प मिलता है जिसे नोटा कहते हैं। नोटा क्या होता है, नन ऑफ द अबव, यानी कि आप जितने भी ऊपर दिए गए प्रत्याशी हैं, जो पूरी की पूरी सूची दी हुई है, उसमें से आप किसी को भी नहीं चाहते कि वो एक डिजर्व करता है कि वो शासन चलाए, तो आप नोटा का विकल्प इस्तेमाल कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, राइट। तो यहाँ पर ये बता रखा है। आगे देखते हैं। अब क्या होता है, जब पोलिंग हो जाती है, यानी कि वोटिंग पूरी खत्म हो जाती है, जितने भी प्रत्याशियों के नाम है उन्होंने वोट आगे दे दिया है, या एक समय जो होता है, जो दिया गया समय है, उस समय तक जितने वोट हो गए, फिर उसके बाद क्या होता है, ईवीएम को सील्ड कर दिया जाता है। जो ये मशीन है इसको बिल्कुल सील्ड कर दिया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो अंदर, राइट। अ फ्यू डे लेटर्स ऑन अ फिक्स्ड डेट ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसीज आर ओपन, यानी कि फिर एक निश्चित जो तारीख होती है उस दिन जितनी भी ईवीएम मशीन्स होती हैं उनको खोला जाता है, उनकी काउंटिंग की जाती है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो एक बटन दबाना होता है और मशीन आपको आंसर दे देती है। तो एक ही दिन क्या होता है, सारे के सारे जो ईवीएम्स हैं वो अपना रिजल्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि बटन सिस्टम है अब तो, और पता चल जाता है कि कौन सबसे ज्यादा सीट लाया है, कौन सा राजनीतिक दल या कोई निर्दलीय है, इंडिपेंडेंट है, या वो सबसे ज्यादा आया, राइट। तो ऐसे हमें पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो काउंटिंग है वो तो मशीन कर रही है, तो ह्यूमन काउंटिंग करेगा तो एरर आ सकती है। मशीन के लिए हम कहते हैं कि कंपैरेटिवली ह्यूमन के वो कम एरर देती है, ठीक है, या ना के बराबर एरर देती है। द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड, यानी कि ये आप जानते ही हैं, जो बहुमत में है, जो राजनीतिक दल बहुमत में होगा वो फिर जीता हुआ माना जाएगा, और जो जीतता है वो सरकार बनाता है। In a general election, usually the counting of votes in all constituencies take place at the same time, on the same day. जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, एक जनरल इलेक्शन होते हैं और एक बाई इलेक्शन होते हैं। जनरल इलेक्शन मोस्टली कब होते हैं, जब वो जो कार्यकाल होता है, जैसे 5 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा होता है, उसके पश्चात एक जनरल इलेक्शन होते हैं। और जनरल इलेक्शन मतलब सभी के इलेक्शन, मतलब जितनी भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके इलेक्शन हो रहे हैं। तो यानी कि जब काउंटिंग होगी तो सभी कंस्टिट्यूएंसीज की एक साथ ही होती है, एक ही दिन होती है, जिससे कि पता चल पाता है कि बहुमत में कौन है, ठीक है। और जो अगर बाई इलेक्शन वाली बात है, तो बाई इलेक्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर किसी कंस्टिट्यूएंसी का इलेक्शन होता है, तो वो एक निश्चित डेट में उसी कंस्टिट्यूएंसी का जो वोटिंग मशीन है उसको डिस्क्लोज किया जाता है और पता चलता है कि इस कंस्टिट्यूएंसी में कौन जीता। ये है बात बाई इलेक्शन की, परंतु हम अभी बात कर रहे हैं जनरल इलेक्शन की। अर्थात एक ही दिन जितनी भी कंस्टिट्यूएंसी से जो हमारी वोटिंग मशीन आई है उसको ओपन किया जाता है, और जो भी परिणाम है, रिजल्ट है, उसको घोषित किया जाता है, राइट। तो ये बात आपने देखी, राइट। तो यहां से हमने देखा कुछ इलेक्शन कैंपेन के बारे में और आचार संहिता के बारे में, जिसको हम मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, जिसे हम आचार संहिता कहते हैं आमतौर पर। और हमने किस तरह से देखा कि किसी भी तरह का जो सरकारी व्यवस्था है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ये इलेक्शन कैंपेन के द्वारा, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये जो बेसिक सा हम जो चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जब हम बेसिक नहीं समझते हैं तो हमारा जो मीन्स राइटिंग है वो उतना बेहतर नहीं हो पाता है, राइट। आगे चल के जब आप टेक्निकल यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो बुक्स होती हैं, जब हम उसको उठाते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, डीडी वासु है, वो इसीलिए कम समझ में आती है बहुत सारे एस्पिरेंट को, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट उससे पढ़ना शुरू कर दिया होता है, राइट। इसलिए एनसीईआरटी को पहले पढ़ा जाता है, जिससे कि ये जो जटिल बुकें हैं ये भी आपको आसान लगे। तो यहाँ पर जो गोयला क्लासेस से आपको ऑफर किया जा रहा है कोर्स, वो मात्र 2999 का किया जा रहा है। तो देर ना करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी 50% इसमें ऑफर दिया जा रहा है, अदरवाइज ये कोर्स आपको 5999 का पड़ेगा, राइट। तो फटाफट ज्वाइन करिए और अपनी आने वाला जो अपकमिंग 2024 का जो आपका सिविल सर्विसेज का प्री होगा उसकी तैयारी करिए, और साथ में मींस भी आपकी तैयारी होती रहेगी, राइट। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपने इसको लॉग इन करना है, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट जो भी वीडियोस होते हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं, वो यहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। ये नंबर दिए गए हैं आपको, 24/7 आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है वो रिजॉल्व की जाएगी, राइट। ये हमारा प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, जिसे आप डाउनलोड करिए
और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ये हमारी वेबसाइट है, आप देख पा रहे होंगे, यूपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज, उत्तराखंड सिविल सर्विसेज, इस तरह से आप देख रहे होंगे अलग अलग जो सिविल सर्विसेज है, अलग अलग स्टेट की या यूनियन की, उसमें गोयला क्लासेस निपुण है। और आप जो जिसमें भी आप इच्छुक हैं उसमें आप लॉग इन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के माध्यम से और फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं ये लेक्चर एंड करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।